everybody, welcome once again to your own channel कृष्णा सिंह देव। स्टूडेंट्स, आज हम यहाँ मिल रहे हैं क्लास 12 के स्टूडेंट्स के लिए। एंड क्लास 12 के स्टूडेंट्स, आपका जो चैप्टर चालू है वो है फाइनल अकाउंट्स ऑफ कंपनीज। हमने अभी तक क्या कर लिया है? हमने अभी तक इक्विटी एंड लाइबिलिटी साइड की पूरी बैलेंस शीट के बारे में डिस्कस कर लिया है। व्हाट आर द हेड्स एंड सब हेड्स। एंड आज क्या करने वाले? आज हम एसेट साइड स्टार्ट करने वाले। एसेट साइड कंपैरेटिवली इजियर एंड स्मॉलर एज वेल। एसेट साइड आज की ही क्लास में कंप्लीट हो जाएगा स्टूडेंट्स, एंड इसके बाद हम डायरेक्टली जा सकते हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चंस इन कमिंग वीडियो। तो वीडियो में बने रहिए टिल द एंड, बिकॉज आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक्स अलोंग द वीडियो मिलते जाएंगे एंड बहुत सारी टेक्निक्स टू मेमोराइज दीज हेडिंग्स आपको याद करने के लिए आसान रहेगा, जैसे वो मिलते जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का काम। एसेट साइड में सबसे पहली जो हेडिंग है वो है नॉन करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स के अंदर ये सारी चीजें आपको दिखाई देंगी। प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट। इसको पहले फिक्स एसेट कहा जाता था, बट इन AS 10 में जब रिवीजन आया तो ये नाम आ गया है, PPE के नाम से ज्यादा जाना जाता है। देन नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स है, डेफर्ड टैक्स एसेट्स है, नेट एंड लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस है, एंड फिर उसके बाद है अदर नॉन करंट एसेट्स। ये सारी चीजें हमारी नॉन करंट एसेट्स के अंदर आती है। मेन हेड इज नॉन करंट एसेट एंड उसके इतने सारे सब हेड है। अब देखते चलते हैं कि सारे सब हेड के अंदर क्या क्या आता है। प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट। प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट के अंदर जैसा कि नेम सजेस्ट कर रहा है, प्रॉपर्टी, प्लांट, एनी काइंड ऑफ इक्विपमेंट। इंटेंजिबल एसेट, इंटेंजिबल एसेट्स क्या हो सकता है? जैसे कि गुडविल, कॉपीराइट, पेटेंट्स, माइनिंग राइट, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर वगैरह। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस मतलब कि कोई बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन हो सकती है, कोई मशीनरी इन द मेकिंग हो सकती है। इंटेंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट, जैसे किसी सॉफ्टवेयर का डेवलपमेंट हो रहा है या फिर किसी पेटेंट के लिए काम चल रहा है, तो ये सारी चीजों को इंटेंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट बोलते हैं। अब इनकी बहुत सारी एक्सप्लेनेशन लिखी हुई है। इस एक्सप्लेनेशन को आपको सिर्फ एक बार पढ़ लेना है। एंड यहाँ जितने भी एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं, जैसे कि ये कॉपीराइट्स, पेटेंट्स, अदर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, सर्विसेज, राइट्स एंड रिसीट, फॉर्मूले, मॉडल्स एंड डिजाइन्स, ये सारी चीजें, ये हमको जल्दी से नाम याद नहीं आते। टेंजिबल एसेट्स तो हमने काफी बार सुना हुआ होता है, तो हम जल्दी जल्दी उसे बता सकते हैं, लेकिन इंटेंजिबल एसेट की अगर हेडिंग सब हेडिंग का क्वेश्चन आ जाएगा तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं, इसीलिए आप इसको बहुत अच्छे से पढ़ लें। देन आता है आपके पास कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। एंड देन प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट का एक डिफरेंस आपको दिया हुआ है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, हाँ आप इसको एक बार गो थ्रू जरूर कर सकते हैं। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट के अंदर क्या क्या आता है ये एक बार जरूर से पढ़ लीजिएगा। ये मेरी आपको सजेशन है एंड बिल्कुल ऑनेस्ट सजेशन है, क्योंकि कई बार हम जब पढ़ के नहीं जाते हैं तो हमारे सामने जब हेडिंग्स आती है हम बिल्कुल आंसर नहीं कर पाते, और अगर आप गेस वर्क भी करेंगे तो वो गेस वर्क रॉन्ग ही होगा। अगर आपने एक बार भी इसको तरीके से पढ़ा है तो गेस वर्क भी आप कर पाएंगे थोड़ा बहुत, एंड आपको याद आ जाएगा एग्जाम के टाइम में। तो वन टाइम रीडिंग इज मस्ट, एंड इनको एक बार लिख कर भी जरूर देख लें। इन्वेस्टमेंट के अंदर जो कि नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, जो कि या तो 12 महीने से ज्यादा के होंगे या ऑपरेटिंग साइकिल से ज्यादा के होंगे। तो देखिए, इन्वेस्टमेंट इन प्रॉपर्टी हो सकता है, इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर हो सकता है, इन्वेस्टमेंट इन प्रेफरेंस शेयर्स हो सकता है, इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट ट्रस्ट ऑफ सिक्योरिटीज, मतलब कंपनी के पास जो आइडल पैसा पड़ा हुआ है उसे वो कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करे, या तो दूसरी कंपनी के शेयर्स में या प्रेफरेंस शेयर्स में या इक्विटी शेयर्स में इन्वेस्ट करे, या फिर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करे। इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर एंड बॉन्ड्स भी हो सकता है, अगेन अदर कंपनीज का। इन्वेस्टमेंट इन म्यूचुअल फंड हो सकता है, इन्वेस्टमेंट इन पार्टनरशिप फर्म्स हो सकता है, अदर नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स हो सकते हैं जिनका नेचर स्पेसिफाइड नहीं है। ओके, तो ये सारे के सारे आपके एसेट्स नॉन करंट इन्वेस्टमेंट हो सकते हैं। फिर डेफर्ड टैक्स एसेट्स है, लाइबिलिटी की तरह यहाँ पर भी मैं बोलूंगी बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, तो ज्यादा इसका एक्सप्लेनेशन समझने की जरूरत नहीं है। देन लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस है। जब भी लोन्स के साथ एडवांसेस वर्ड लग जाएगा इसका मतलब ये एसेट होती है। लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस मतलब हमने जो लोगों को दिया हुआ है उसे बोलते हैं लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। कैपिटल एडवांसेस मतलब दोस एडवांसेस विच आर एडवांस फॉर एक्वायरिंग फिक्स एसेट्स। ओके, तो ये सब आपको यहाँ पर काफी सारे एक्सप्लेनेशन दिए हुए, इनको एक बार गो थ्रू जरूर कर लेना है स्टूडेंट्स। अदर लोन्स एंड एडवांसेस जिनका नेचर स्पेसिफाइड हो वो, एंड अदर नॉन करंट एसेट्स जो कि बाकी किसी में नहीं आ रही है। इसके अंदर लॉन्ग टर्म ट्रेड रिसीवेबल्स आ सकता है,
इसके अंदर सिक्योरिटी डिपॉजिट्स आ सकते हैं। व्हाट इज सिक्योरिटी डिपॉजिट? फॉर एग्जांपल हमने इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन लिया तो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के साथ हमने कुछ सिक्योरिटी डिपॉजिट करना पड़ता है नॉट। तो ये हो गया ऑन द होल, हमने सारी की सारी नॉन करंट एसेट्स को कंप्लीट कर लिया। एक बार रिकैप कर लेते हैं नॉन करंट एसेट्स के अंदर क्या क्या हमने देखा। चले जल्दी से जाएं। नॉन करंट एसेट्स के अंदर हम लोगों ने क्या क्या देखा स्टूडेंट्स? हमने देखा प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट, देन नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स, डेफर्ड टैक्स एसेट्स, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस एंड अदर नॉन करंट एसेट्स। ये सारी चीजें हैं हमारे नॉन करंट एसेट्स। देन अब आ गए हम करंट एसेट्स। करंट एंड नॉन करंट की डेफिनेशन आपको इसी बेसिस पे करनी है कि क्या वो ऑपरेटिंग साइकिल से के अंदर हो जाते हैं रियलाइज या फिर 12 महीने की पीरियड के अंदर रियलाइज हो जाते हैं। ये वाला कॉन्सेप्ट हमने करंट लाइबिलिटी पढ़ते टाइम भी किया था, तो हम यहाँ उसे दोबारा रिपीट नहीं कर रहे हैं। चलिए अब करंट एसेट्स के अंदर क्या क्या आता है। करंट एसेट्स के अंदर है करंट इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड बैंक बैलेंस, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस एंड अदर करंट एसेट्स। ओके, तो अगर हम इसका एक शॉर्ट फॉर्म बनाएं TISCO, ओके, टिस्को के अंदर आता है ट्रेड रिसीवेबल, इन्वेंट्रीज, इन्वेंट्री एंड दो चीजें हैं आई के साथ एक्चुअली। इसमें है इन्वेस्टमेंट ऑल्सो, इन्वेंट्रीज एंड करंट इन्वेस्टमेंट, ओके। एंड देन उसके बाद है आपके कैश एंड बैंक बैलेंस एंड अदर, एंड ये रहा आपका शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। तो ये टिस्को वर्ड आप याद रखेंगे, ये रिप्रेजेंट करता है ईच करंट एसेट को। करंट एसेट का मतलब क्या क्या हो सकता है, ये सारी चीजें करंट एसेट्स के अंदर आ सकती है। अब इसमें ईच वन का डिटेल दिया हुआ है। करंट इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है? इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर जो 12 महीने के अंदर परचेज के अंदर इसे लिक्विडेट कर ले हम। इन्वेस्टमेंट इन प्रेफरेंस शेयर, मैम ये तो ऊपर भी लिखा था, हाँ ऊपर लॉन्ग टर्म के लिए हो सकता है, ये हो सकता है शॉर्ट टर्म में ही कंपनी उसे लिक्विडेट करना चाहती है। इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटी, इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर एंड बॉन्ड, इन्वेस्टमेंट इन म्यूचुअल फंड, इन्वेस्टमेंट इन पार्टनरशिप फर्म, इन अदर इन्वेस्टमेंट। मतलब जो ऊपर लिखा था बिल्कुल वही का वही आ गया, ओनली थिंग इज दैट इट इज शॉर्ट टर्म। देन इन्वेंट्रीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्वेंट्रीज के अंदर क्या क्या आता है ये आपको बहुत अच्छे से पढ़ लेना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पर आता है रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, मतलब जो आधा कच्चा आधा पक्का है, जिसके ऊपर अभी काम चल रहा है, जो फिनिश गुड में कन्वर्ट नहीं हुआ है। फिनिश गुड, स्टॉक इन ट्रेड फॉर द गुड्स एक्वायर्ड फॉर ट्रेडिंग, स्टोर्स एंड स्पेयर्स, लूज टूल्स एंड गुड्स इन ट्रांजिट। अब ये जो स्टोर्स एंड स्पेयर्स है एंड लूज टूल्स हैं, इनके बारे में खास बात बता दूं मैं, एक्चुअली ये इन्वेंट्री नहीं होते हैं, ये कंज्यूमेबल्स होते हैं, लेकिन अगर हम इनको एज अ फिक्स एसेट लिखेंगे तो इसके ऊपर हमें डिप्रिसिएशन काटना पड़ जाएगा, और ये बहुत कम वैल्यू की एसेट्स होती हैं, इसलिए हम इनको इन्वेंट्री में इंक्लूड कर लेते हैं। आगे जाके आप रेशियो एनालिसिस का जब चैप्टर पढ़ेंगे तो आप देखेंगे रेशियो एनालिसिस में इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का कैलकुलेशन करते टाइम इन्वेंट्री में से इन दोनों चीजों को हटा दिया जाता है, बिकॉज क्योंकि ओनली प्रेजेंटेशन पर्पस के लिए इसे यहाँ रखा गया, अदरवाइज दिस इज नॉट इन्वेंट्री। देन ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल के अंदर दो चीजें आती है, एक तो डेटर्स और दूसरा आपका आता है बिल्स रिसीवेबल। एंड डेटर्स में से यहाँ पर ये जो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट है इसे यहीं पर माइनस किया जाता है। बहुत सारे बच्चों को ये डाउट होता है कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट शॉर्ट टर्म प्रोविजन है और उसे करंट लाइबिलिटी में लिखना है, नहीं, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट डेटर्स में से ही माइनस किया जाता है, एंड शॉर्ट टर्म प्रोविजन में प्रोविजन फॉर टैक्सेशन आ सकता है। कैश एंड बैंक बैलेंस, अगेन इसे आप कैश फ्लो स्टेटमेंट के साथ फिर दोबारा से पढ़ेंगे, तो ये सारे के सारे 1 to लेकर आपका जो 6 तक के हेडिंग्स दिए हुए हैं इनको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। चेक्स, ड्राफ्ट्स इन हैंड, चेक इन हैंड, कैश इन हैंड, एम्बार्क बैलेंसेस, बैलेंस हेल्ड एट द बैंक फॉर द मैच्योरिटी मार्जिन मनी, बैंक डिपॉजिट्स फॉर मोर देन 12 months, ये सब ओके। ये सारी की सारी चीजें यहाँ पर आपको अच्छे से पढ़ लेनी है। शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस ऊपर पढ़ा था 12 महीने से ज्यादा के लिए, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस 12 महीने या 12 महीने से कम के लिए शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। अदर करंट एसेट्स, नेचर स्पेसिफाई होना चाहिए, उसे हम अदर करंट एसेट्स में डाल देंगे, बस इतना ही है करंट एसेट। उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कंटिंजेंट लाइबिलिटीज एंड कमिटमेंट, इसे भी हम पढ़ लेते हैं यहाँ से। ये एक्चुअली एसेट्स का पार्ट नहीं है, ये हम बैलेंस शीट में फुट नोट्स में लिख के बताते हैं, नोट्स टू अकाउंट्स में। कंटिंजेंट लाइबिलिटी क्या होती है? कंटिंजेंट लाइबिलिटीज वो लाइबिलिटी है विच में अराइज, इनका होना या ना होना, इनका अराइज होना या ना होना डिपेंड करता है ऑन अ पर्टिकुलर इवेंट। फॉर एग्जाम्पल
कंपनी के अगेंस्ट कोई क्लेम चल रहा है, कोई केस चल रहा है, किसी वर्कर ने केस कर दिया है, किसी थर्ड पार्टी ने केस कर दिया, कोर्ट में वर्डिक्ट आना भी बाकी है, तो हम लोग क्या करते हैं, एक कंटिजेंट लाइबिलिटी करके दिखा देते हैं कि भाई हो सकता है कि हमारे अगेंस्ट वर्डिक्ट आ जाए तो हमें इतना पैसा पे करना पड़े। जैसे कि डिविडेंड पेएबल, तो डिविडेंड भी अगर प्रपोज डिविडेंड है तो वो कंटिजेंट लाइबिलिटी माना जाता है। क्यों? क्योंकि डिविडेंड अभी सिर्फ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने प्रपोज किया, उसे शेयर होल्डर का अप्रूवल मिलना बाकी है, तो प्रपोज डिविडेंड भी आप देखेंगे कंटिजेंट लाइबिलिटी में लिखा होता है। देन हमारे पास कमिटमेंट्स है। कमिटमेंट्स मतलब क्या होता है कि कंपनी ने किसी को कमिट कर दिया दैट दे विल गिव मनी। फॉर एग्जाम्पल कंपनी ने किसी और कंपनी के शेयर्स में को परचेज किया और 8 रुपए का शेयर, अभी तक 10 रुपए का शेयर है, उसमें से 8 ही रुपए दिए गए, 2 रुपए देना बाकी है, तो इसे बोलते हैं कमिटमेंट। कंपनी को ये 2 रुपए देने पड़ेंगे ऑन सम फ्यूचर डेट व्हेन एवर दैट अदर कंपनी डिमांड्स फॉर दिस मनी। सो दैट्स इट स्टूडेंट्स, हमने पूरी की पूरी बैलेंस शीट खत्म कर ली है। मेरे ख्याल से आज चौथी क्लास थी, आई हैव लॉस्ट द ट्रैक, आई थिंक दिस इज अ 4th क्लास, एंड इतनी सारी क्लासेस लगा करके हमने काफी डिटेल में स्टडी कर लिया कि बैलेंस शीट क्या होती है। अब हमें सिर्फ थ्योरेटिकल नॉलेज मिली है। थ्योरेटिकल नॉलेज भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन अकेली थ्योरेटिकल नॉलेज काम नहीं आएगी। तो नेक्स्ट क्लास ऑनवर्ड्स हम इसके क्वेश्चन करना शुरू करेंगे, एंड उसको करने से पहले, उन क्वेश्चंस को करने से पहले आपकी ग्रिप बहुत बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए ऑन दीज कॉन्सेप्ट्स। तो मैं आपको स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगी कि आप इसे अच्छे से पढ़ लें, 1 या 2 बार इसकी थॉरो रीडिंग करना बहुत जरूरी है। जो टॉपिक्स इंपॉर्टेंट नहीं है मैंने साथ ही साथ आपको बता दिए। जब तक कि आप बैलेंस शीट का फॉर्मेट लर्न नहीं करेंगे एंड बाकी सारी थ्योरी को नहीं पढ़ेंगे, इट इज इम्पॉसिबल दैट यू विल बी एबल टू सॉल्व एनी क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ गेस वर्क बिल्कुल भी काम नहीं करेगा और आपने कभी पहले पढ़ा भी नहीं हुआ है। दिस इज एंटायरली न्यू टॉपिक फॉर यू। तो कोई भी यहाँ पर कामचोरी ना करे और अच्छे से पढ़ के आए नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय, हैव अ ग्रेट डे, एंड यस, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं फिर से।